बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। उसकी कुछ थीम्स पढ़ी थी हमने। थीम्स के साथ हमने कुछ करेक्टर्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने उसकी ऑस्टन की हमने नरेटिव टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमने पढ़ना है चार्ल्स डिकेंस के बारे में, स्पेशली उसका जो नावल है ओलिवर ट्विस्ट। उसमें हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं इसे स्टडी करने लगा हूँ। चार्ल्स डिकेंस का जो फुल नेम है वो है चार्ल्स जॉन एफ.एम. डिकेंस। अब उसके बाद उसकी पैदाइश का बताते हैं। बर्थ है उसकी 7 फरवरी 1812 की। ठीक है, पोर्ट्समाउथ हैम्पशायर इंग्लैंड है। आप बेसिकली इंग्लैंड भी लिख सकते हैं ओनली। जब आप थोड़ा सा मैंने बताया था जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा राइटर का रेफरेंस देंगे। इसी तरह थोड़ा सा कुछ लाइंस में या कुछ पैराग्राफ में आप जस्ट इंग्लैंड भी लिख सकते हैं, हैम्पशायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी डेथ का जिक्र करेंगे। उसमें हम 9 जून 1870, ठीक है, कहाँ पर, कैंट के करीब, गैड्स हिल लिख दें या नियर चैटम कैंट लिख लें। उसके बाद इंग्लिश नॉवलिस्ट है, जनरली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द विक्टोरियन इरा। अब विक्टोरियन इरा के बारे में मैंने जिक्र किया था आप लोगों को कि विक्टोरियन इरा बेसिकली क्वीन विक्टोरिया का दौर है, उसका वक्त है। ख़ास तौर पर हम उसे इस तरह से याद करते हैं कि EIC के नाम से जब सब कॉन्टिनेंट में EIC का आगाज़ हुआ, ठीक है, और बाद में यहाँ पर ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज़ बना ली। इसी तरह हिज मैनी वॉल्यूम्स इंक्लूड सच एज वर्क्स क्रिसमस कैरोल, उसके बाद डेविड कॉपरफील्ड, ब्लेक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड। ये इसके थोड़े से वर्क हैं। नेक्स्ट है, Dickens enjoyed a wider popularity during his lifetime than had any previous author. Much in his work could appeal to the simple and the sophisticated, to the poor and to the queens, and technological developments as well as the qualities of his work enabled his fame to spread worldwide very quickly. His long career saw fluctuations in the reception and sales of individual novels, but none of them was negligible or uncharacteristic or disregarded, and though he is now admired for aspects, and now we are discussing about his early years. First of all, Dickens left Portsmouth in infancy. His happiest childhood years were spent in Chatham, 1817 to 1822, an area to which he often reverted in his fiction. From 1822, he lived in London until in 1860 he moved permanently to a country house, Gad's Hill, the place near Chatham. His origins were middle class, if of a newfound and precarious respectability. One grandfather had been a domestic servant and the other an ambassador. His father is a clerk. बेसिकली यहाँ पर अर्ली जिसमें उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। फिर बताया गया है कि वहाँ से वो मूव करता है, कुछ अपना फिक्शनल वर्क पर काम करता है। उसके बाद बताता है कि लंदन में रहता है वो 1860 तक। फिर उसके बाद वहाँ से वो मूव कर लेता है परमानेंटली गैड्स हिल की तरफ। ठीक है, फिर उसका ओरिजिन क्या था, मिडिल क्लास के बारे में कुछ वर्क करना, मीन्स के हाईलाइट करना मिडिल क्लास को। ठीक है, जहाँ पर उसने कुछ उसके ख़तरनाक एस्पेक्ट्स भी बताए, वहाँ पर कुछ का एलिमेंट भी ऐड किया। उसके बाद कुछ उसने वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर्स का थोड़ा सा रेफरेंस दिया है, उसके बाद फादर का रेफरेंस दिया है। नेक्स्ट, नेवी पे ऑफिस।
जहाँ पर इसके वालिद क्लर्क थे। वॉज वेल पेड बट हिज एक्स्ट्रावेगेंस एंड इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड क्या है? बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके कुछ क्या कहते हैं फजूल खर्चियाँ या कुछ इस तरह की करप्शन often brought the family to financial embarrassment or disaster. Some of his failing and his rebellions are dramatized in Mr. Micawber in the partly autobiographical डेविड कोपरफील्ड, यानी डेविड कोपरफील्ड की बायोग्राफी में थोड़ा सा यहाँ पर उसका रेफरेंस भी दिया जाता है चार्ल्स डिकिंसन का। In 1824, the family reached bottom. Charles, the eldest son, had been withdrawn from school and was now set to manual work in a factory, and his father went to prison for debt. These shocks deeply affected Charles. Through abhorring this brief descent into the working class, he began to gain that sympathetic knowledge of its life and privations that informed his writing. Also, the images of the prison and of the lost, oppressed, or bewildered child recur in many novels, much else in his character and art. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि 1824 में उसकी फैमिली बिल्कुल ही लो क्लास तक पहुँच गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चार्ल्स जो कि एल्डेस्ट सन था अपने माँ बाप का, वो स्कूल से भी निकाल दिया गया, फिर उसे किसी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम करना पड़ा। मीन्स कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्लास को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पर। फिर ये तमाम चीज़ें, और साथ ही उसके जो फादर थे वो कर्ज़े वगैरह की वजह से जेल में डाल दिए गए थे। फिर ये तमाम चीज़ें उस पर बुरी तरह से असरअंदाज होती हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही लो क्लास में उसकी वर्किंग हो गई। ठीक है, फिर उसके नॉलेज का बहुत ज़्यादा नुकसान होना। इसी तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्रिजन की तस्वीरें, जो कुछ उसके माइंड में इमेजेस बनी हुई थी, वो तमाम चीज़ें उसको क्या करती हैं, उसके करैक्टर्स को और उसके आर्ट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। As the 20th century novelist Angus Wilson has argued, his later difficulty as man and author in understanding women. This may be traced to his bitter resentment against his mother, who he felt failed disastrously at this time to appreciate his suffering. She had wanted him to stay at work when his father's release from prison, and an improvement in the family's fortunes made the boy's return to school possible. Happily, the father's view prevailed. His schooling, interrupted and unimpressive, ended at 15. He became a clerk in a solicitor's office, means advocate के किसी वकील के दफ्तर में, वहाँ पर वो एज ए क्लर्क काम करना स्टार्ट कर देता है। Then a shorthand reported in the law court, thus gaining a knowledge of the legal word often used in the novels. And finally, like other members of his family, a parliamentary and newspaper reporter. These years left him with a lasting affection for journalism and contempt both for the law and the parliament. His coming to manhood in the reformist 1830s and particularly his working on the liberal means democracy की बात करता है। ये तमाम एक्सपीरियंसेस उसके स्कूल से जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ तक हैं, ये तमाम हमें डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हैं। अब इन तमाम मामलात के बाद हम थोड़ा सा इसकी बिगिनिंग ऑफ द लिटरेरी करियर की तरफ आते हैं। मच ड्रॉन टू द थिएटर, Dickens nearly became a professional actor in 1832. In 1833, he began contributing stories and descriptive essays to magazines and newspapers. These attracted attention and were reprinted as sketches by Boz. अब ये एक जगह है, मीन्स एक टाइटल दिया हुआ है जिसके नाम पर वो एक स्केच प्रिंट करता था और उस पर स्टोरीज वगैरह लिखना स्टार्ट कर देता था। February 1836, the same month, he was invited
to provide a comic serial narrative to accompany engravings. Well-known artist. 7 weeks later, the first installment of the Pickwick Papers appeared. Within a few months, Pickwick was the rage and Dickens the most popular author of the day. During 1836, he also wrote 2 plays and a pamphlet on the topical issues how the poor should be allowed to enjoy the Sabbath. अब यहाँ पर सैबत क्या चीज़ है? सैबत बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जूइश का एक त्यौहार है, मजहबी त्यौहार, जो मोस्टली वो हफ्ते के दिन मनाते हैं, ठीक है। और बाद में ये क्रिश्चियन का त्यौहार भी बन गया, मतलब एनुअल फंक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें वो संडे को मनाते हैं और जिसमें वो कहते हैं कि जी विचेस वगैरह की मीटिंग है डेविल के साथ, इस तरह के मतलब उनके कंसेप्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। एंड resigning from his newspaper job, undertook to edit a monthly magazine, Bentley's Miscellany, in which he serialized Oliver Twist, 1837 to 1839. Thus he had 2 serial installments to write every month. Already the first of his 9 surveying children had been born. Now थोड़ा सा अब इसकी मैरिड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ही हैड मैरिड इन अप्रैल 1836 कैथरीन, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अ रिस्पेक्टेड स्कॉटिश जर्नलिस्ट एंड मैन ऑफ लेटर्स जॉर्ज होगार्थ। फॉर सेवरल years his life continued at this intensity, finding serialization congenial and profitable. He repeated the Pickwick pattern of 20 monthly parts in Nicholas Nickleby. Then he experimented with shorter weekly installments for the Old Curiosity Shop and Barnaby Rouge. Exhausted at last, he then took a 5-month vacation in America, touring strenuously and receiving quasi-royal honors as a literary celebrity, but offending national sensibilities by protesting against the absence of Conrad. His self-assurance and artistic ambitiousness appeared in Oliver Twist, where he rejected the temptation to repeat the सक्सेसफुल पिकविक फार्मूला। बाकी बच्चों से थोड़ा सा खुद रीड कर लेना, इसमें कोई इतनी ख़ास टेक्निकल चीज़ तो है नहीं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अपने नावल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जो चार्ल्स डिकेंस का नावल है ओलिवर ट्विस्ट, थोड़ा सा इसका स्केच है ये, फिर मज़ीद डिकेंस की बायोग्राफी के बाद हम थोड़ा सा ओलिवर ट्विस्ट के करैक्टर्स पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो ओलिवर इज़ अ यंग गुड हार्टेड एंड काइंड बट ऑफन मिसट्रीटेड ऑर्फन हु इज़ रेस्ड इन अ वर्क हाउस। अब बेसिकली एक यतीम बच्चा है जिसकी एज कम से कम 9 साल है, ठीक है, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इंडेंटेड टू एन अंडरटेकर लिविंग विद thieves and eventually taken in by the kind Mr. Brownlow and Mrs. Malley. His generosity of spirit is total, and even when faced with serious maltreatment, he never loses his sense of morality or kindness. अब सबसे पहले तो ये बताता चलूँ, जो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पर वो ओलिवर ट्विस्ट खुद ही है, मतलब उसके नाम से है। एक यंग बच्चा है या यंग लड़का कह सकते हैं, बॉय है जो 9 साल का है, जो मतलब एक खातून है जिसका ये अनवेडिड मतलब कि शादी के बगैर ही पैदा होता है, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली इसका जो फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर बताया जाता है ये बहुत ही
गुड नेचर्ड बंदा है, मोरालिटी पर कायम रहता है नॉवल के एंड तक। उसके बाद कुछ लाइफ एक्सपीरियंस इसके डिस्कस किए जाते हैं कि किस तरह ये चोरों के साथ रहता है, फिर वहाँ से भागता है, फिर किसी नरम दिल शख्स के हाथ लग जाता है, जैसे मिस्टर ब्राउनलो है जो इसे पालने की कोशिश करता है। बाद में फिर ये गुम हो जाता है वहाँ से भी। फिर नेक्स्ट है फैगिन। फैगिन, अ वेरी ओल्ड मैन विद अ villainous looking and repulsive face. Fagin is a leader of a gang of boy thieves and a very greedy and vicious man. It is Fagin who tries to turn Oliver into a thief. यानी कि उसे चोर बनाना चाह रहा है, अपने गैंग में शामिल करना चाह रहा है, उसका कोई इस्तेमाल करना चाहता है। And who betrays Nancy to Sykes leading to her death. अब कहना क्या यहाँ क्या करना चाह रहा है कि नैन्सी को बाद में वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है। नैन्सी कौन है, उसके गैंग का हिस्सा है, और साइक्स कौन है, ये भी उसके गैंग का हिस्सा, एक लड़का है, क्योंकि नैन्सी एक लड़की है। फिर है मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल लुकिंग एल्डरली जेंटलमैन हु हैज़ हैड हिज हार्ट ब्रोकन मैनी टाइम इंक्लूडिंग लॉजिंग हिज fiancée on the day of their wedding. He takes a liking to Oliver even after suspecting him of stealing his handkerchief and takes him in doing everything he can to help him. मतलब मिस्टर ब्राउनलो है एक ऐसा करेक्टर है जो मतलब बहुत सारे नुकसानात के बावजूद इस लड़के को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये बच्चा कहीं ना कहीं ठीक रास्ते पर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज नैन्सी। नैन्सी इज़ अ यंग वुमेन एंड प्रोस्टिट्यूट रेज इनटू दैट प्रोफेशन बाय फैगिन। मतलब फैगिन की सोसाइटी में ही पली बड़ी है, करप्ट वुमेन है। नैन्सी इवेंचुअली बेट्रेज फैगिन एंड साइक्स टू सेव ओलिवर। अब कहीं पर वो क्या करती है, थोड़ा सा ऐसा करेक्टर रोल अदा करती है ओलिवर को सेव करने के लिए, बट शी विल नॉट लीव दैम एंड पेज हर लाइफ फॉर दिस डिसीजन। इस फैसले के लिए अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल देती है। उसके बाद बिल साइक्स कौन है, आ स्टोटली बिल्ट मैन इन हिज थ्रस्टीज। बिल इज़ अ विशियस हाउस ब्रेकर एंड थीफ हु ऑफन वर्क विद फैगिन एंड इज इन्वॉल्व विद नैन्सी। ही ऑफन मिसट्रीट्स एंड इवेंचुअली किल हर। अब बिल साइक्स कौन है, वो भी एक लड़का है जो इसी तरह का थीफ है, जिसके गैंग में जाकर ये ओलिवर ऐड होता है, ठीक है। एंड पर वो भी क्या होता है, मारा जाता है। उसके बाद है रोज मेली। रोज मेली, मिसिज मेलीज नाइस, अ ब्यूटीफुल 17 years old woman who is both intelligent and perfectly kind. बेसिकली ये उसकी आंटी भी होती है उस ऑर्फिन की। शी इज़ एन ऑर्फिन who is taken in by Mrs. Melly and ends up marrying Harry Melly, और बाद में हैरी मेली से उसकी शादी रहती है। उसका नेक्स्ट वन इज मिस्टर बम्बल। मिस्टर बम्बल इज द बेडली ऑफ द पैरिश, a fat and choleric man who takes great joy in abusing those below him and is often offended by their imposition on him. अब क्या है, ये भी एक पायरिश है जो क्या करता रहता है, अपने जो अंडर लोग हैं उन्हें गालियाँ देता रहता है और अपनी पोजीशन के बारे में उन्हें अपने बताता रहता है। उसके बाद है एडवर्ड लीफोर्ड। एडवर्ड इज़ ओलिवर्स हाफ ब्रदर, मतलब ओलिवर का सौतेला भाई जो उसकी मतलब के फर्स्ट मदर से था। हु गोज़ बाय द एलियस मॉन्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवल। ही ऑफर्स टू पे फैगिन टू करप्ट ओलिवर। अब यहाँ पर वो क्या करता है, फैगिन को पेमेंट भी देता है, पेमेंट की ऑफ़र कराता है कि किसी तरह से इसको क्या करो, करप्ट कर दो और इसकी जो पुरानी लाइफ है उसको वो भुलाने की कोशिश करता है। उसके बाद सो दैट ही मे हैव ओलिवर्स इनहेरिटेंस। अब क्या है, वो ओलिवर का इनहेरिटेंस ही हो गया। ही इज़ इन हिज लेट 20s but haggard in appearance with extremely deep set eyes
and suffers from fits. और क्या होता है बाद में उसे? Fits mean जैसे कोई दौरे वगैरह पड़ जाते हैं. Next one is Mrs. Melly. Mrs. Melly is an older lady who, despite her age, is very dignified and stately. She is the owner of the mansion that Sykes and Cracks attempt to rob. ठीक है. The mother of Harry Melly and the adopted aunt of Rose Melly. In her kindness, she takes Oliver in. Means Oliver को किसी हद तक वो सपोर्ट करती है. Jack Dawkins. The Jack Dawkins is better known as the Artful Dodger. Artful Dodgers मीन्स कि ये भी उसी गैंग का हिस्सा होता है जिसे ओलिवर सबसे पहले मिलता है और बाद में ये ओलिवर को अपने बॉस की तरफ, फैगिन की तरफ ले जाता है और उससे मिलवाता है. बाद में एक जगह पर ये चोरी करते हैं, जैसे हमने मिस्टर उसका जिक्र किया था ब्राउन लॉ का. ठीक है. और वहाँ से फिर उसे पता चल जाता है. बाद में ये डॉजर वहाँ से भाग जाता है और जो ओलिवर है वो उसके मिस्टर ब्राउन लॉ के हाथ लग जाता है. नेक्स्ट, he is common looking enough but with the airs and manners of a man. Although he is about Oliver's age, he is Fagin's best pickpocket, and it is he who finds Oliver and leads him to London and to Fagin Place. ठीक है, वही बात कि उसी की एज का है और यही फैगन से मिलवाता है ओलिवर को और ये उसका बेस्ट पिक पॉकेट भी है, मतलब जेब कतरा टाइप. नेक्स्ट है Charlie Bates. Charlie Bates is a sprightly young friend of the Dodgers and another of Fagin's boys. He is very excitable and laughs often, other than Oliver. He is the only of Fagin's boys to end up making an honest living. ठीक है. और ये वो दोस्त है उसका जो बाद में इस काम को छोड़ देता है और चाहता है कि मैं भी इजी लाइफ गुजारूं. नेक्स्ट है मिसिज Corney. Mrs. Corney, later Mrs. Bumble, is the matron of the workhouse at which Oliver was born. She has been a widow for 25 years and ends up marrying, dominating and humiliating Mr. Bumble. मतलब उस विलेन के साथ. ठीक है. Next, Mr. Losburn. Losburn is the doctor who tend to Oliver after the shooting, an eccentric, kind, hearty and fat gentleman who often acts without forethoughts but is universally liked. He agreed to help the ladies try to protect Oliver. फिर है Mrs. Bedwin. Mrs. Bedwin is Mr. Brownlow's housekeeper. She is a kind and motherly old lady who takes care of Oliver in his illness and never doubts his honesty even when he disappears with Mr. Brownlow's book and money. Next one is Mr. Grimwig. Grimwig is an old friend of Mr. Brownlow's who is a little rough in manners but a worthy man. He is a stout old gentleman who takes something like a parrot and has a strong taste for contradictions and threatening to eat his own head. Next one is Noah Claypole. Noah is a charity boy with a fierce look who works for the Undertaker and enjoys bullying Oliver. He later with Charlotte steals from the Sowerberrys and runs away to London where he joins Fagin's gang. Means he is also part of Fagin's gang. Next, Harry Malik. Harry is Mrs. Melly's son. He is about 25, has a frank and handsome face and an easy demeanor and is deeply in love with Rose. Although first ambitious, he chooses to become a country cleric so that he will be on Rose's level and she will agree to marry him. Next one is Mr. Giles.
Mr. Giles is a rather fat man who works as butler and steward to Mrs. Melly. He shoots Oliver during the robbery, which he is at first very proud of, then very guilty about. मतलब पहले तो शूट करता, बाद में से बड़ा अफसोस लगता है कि यार कम एज का बच्चा और मैंने मतलब शूट कर दिया. नेक्स्ट वन इज टोबे क्रैकेट. Bill Sykes' partner in crime, Toby is known for his flashiness and ability to seduce servants into helping him and Sykes break in. Next, Mr. Sorbury. Sorbury is the parochial undertaker, means he rather likes Oliver but cannot stand up to his wife's hatred of the orphan. Mrs. Sorbury. Mrs. Sorbury is the undertaker's wife, a short, thin woman with a vicious countenance who has a strong dislike for Oliver and treats him accordingly. Mr. Brightless. Mr. Brightless is a short and heavy man who has worked for Mrs. Melly since he was a child as a lad of all work. Everyone in the household still considered him a boy, although he is in his 30s. मतलब वो तमाम काम उनके कर लिया करता था. Next, Barney. Barney is the waiter at the Three Cripples. He has a very nasal voice and also works for Toby Crackit. Charlotte, the Sorbury servant. Charlotte will do anything for no, including stealing 20 pounds from the Sorburys and running away to London. Tom Chitling, another of Fagan's boys. Chitling is 18, but not as accomplished a thief as a dodger, and has just come from spending 6 weeks in jail. Mr. Blathers is an officer from Bow Street, a stout man of about 50, who comes to Mrs. Melly's after the robbery. Mr. Fang is the magistrate to whom Oliver is taken when accused of stealing the handkerchief. He is a lean, long-backed, stiff-necked, middle-sized, balding man with a stern and flushed face. The bookstall keeper is the man who saw the robbing of Mr. Brownlow and convinced Mr. Fang to drop the charges against Oliver. Mr. Keggs is a 50-year-old robber and ex-convict with a scared face who is companion with Toby Corkit. Next, Mr. Jamfield. Jamfield is a chimney sweep who is in debt to his landlord, and so it is intrigued by the workhouse's offer of Oliver's and, more importantly, £5. He is a very cruel man who has already caused the death of several young chimney sweeps apprenticed to him. Mr. Lively. Mr. Lively is a small man who works in Saffron Hill buying and selling stolen goods. मतलब जो चोरी की चीज़ें खरीदता और बेचता था. Next one is the master. The master is a fat, healthy man. ठीक है. Who is in charge of giving out the food at the workhouse. ठीक है. जिसे काम दिया गया था, ठीक है, घर में खाना वगैरह पहुंचाने के लिए. ठीक है. ये भी एक मोटा आदमी था. तो ये बच्चों चंद इसके करेक्टर्स हैं. इन्हें आप लोग अच्छी तरह से देख लें. मज़ीद कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग बेशक मुझे बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या कोई रिप्लाई कर सकते हैं.
या आप लोगों के पास ग्रुप में जैसे है तो आप लोग ग्रुप में भी कोई चीज़ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है तो फिर देख लें, इसे रीड कर लें। और रीड करने का तरीका ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप इसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके थीम्स पढ़ेंगे और थीम्स के साथ ही आपको समरी भी बल्कि साथ ही पढ़ा देंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप इसके करैक्टर्स देखें, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।